गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है कन्या भ्रूण हत्या। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो कन्या भ्रूण हत्या है यह एक जघन्य अपराध है। इसके लिए केवल विज्ञान ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था जो कि दोषपूर्ण है और इसके परिणाम स्वरूप ही कन्या भ्रूण हत्या की जो घटनाएं हैं वो आज बढ़ रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कोई एक ही कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अनेक कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसके सामूहिक परिणाम से इस घटना को अंजाम मिलता है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने कन्या भ्रूण हत्या के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि लड़कों के प्रति सकारात्मक रवैया, लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच रखना, दहेज प्रथा, समाज की संकीर्ण सोच, लैंगिक विभेद, महिला सशक्तिकरण का अभाव पाया जाना, महिला अधिकारों का अभाव, इसके अलावा सरकार की उदासीनता तथा सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वयन का जो कि अभाव रहता है हमारे समाज में। इसी प्रकार धन का बढ़ता लालच, चाहे वो चिकित्सकों के प्रति हो, चाहे वो वर पक्ष के माता पिता, इनमें धन का जो लालच है वो बढ़ रहा है। तो चिकित्सक वर्ग के लोग हैं, ये धन प्राप्त करने के लिए स्त्री का लिंग का पता लगाकर गर्भपात करते हैं। तो धन का बढ़ता लालच, इसके साथ ही समाज में नैतिकता व मानवता का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारे समाज के अंदर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाज के अंदर बढ़ती हुई इस कन्या भ्रूण हत्या की परंपरा को रोकना अनिवार्य है। अतः कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारे समाज के अंदर अनेक उपाय बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम समाज में बढ़ती हुई कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोक सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के क्या उपाय रहे हैं। तो सर्वप्रथम कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का जो पहला उपाय है वो है समाज के अंदर बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास किया जाए। अर्थात अभिभावकों में यह धारणा उत्पन्न की जाए कि जिस प्रकार वह अपने पुत्र को महत्व प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से वह अपनी पुत्रियों को भी महत्व प्रदान करें। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, अतः इनको आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। पुत्र के समान ही पुत्री के लालन पालन की भी अभिभावकों को उचित व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए हमें बालिकाओं की उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया जा सकता है कि किस प्रकार से आज हमारे समाज में जो बालिकाएं हैं वो बालकों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अतः अभिभावकों को अपने पुत्र और पुत्री में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा दोनों को ही आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। दूसरा जो इसका उपाय है वो है समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह शिक्षा कहीं न कहीं व्यापक है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटना को अंजाम मिलता है।
अतः जरूरी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ताकि जो शिक्षित माता पिता हैं वो अपने पुत्र और पुत्रियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करें और कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो जघन्य अपराध है उसको रोकने में सहायता मिल सके। तीसरा उपाय जो है वो है, हमारे समाज के अंदर सर्वप्रथम हमें दहेज प्रथा को समाप्त करना होगा। इसके लिए समाज के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, अर्थात दुल्हन ही दहेज है। इस बात को हमें प्रचारित करना चाहिए ताकि समाज में दहेज की प्रथा की जो समस्या है वो समाप्त हो, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण ही हमारे समाज के अंदर जो कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या है वो बनी हुई है। क्योंकि दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी बहू बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, तरह तरह से उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं या फिर व्यंग्य कसे जाते हैं। इस प्रथा के कारण ही जो माता पिता हैं वो कर्ज के बोझ से दब जाते हैं तथा उनकी निर्धनता में भी वृद्धि होती है। तो दहेज प्रथा के कारण ही न जाने कितनी बहु बेटियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। अतः जरूरी है कि दहेज प्रथा जैसी समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए सबसे प्रथम बात जो है वो है लड़की को शिक्षित किया जाए। लड़की अगर शिक्षित होगी, पढ़ लिख जाएगी तो अच्छी नौकरी में वो जाएगी और प्रशासनिक सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक या फिर शिक्षिका के पद पर वो कार्यरत होगी। तो फिर उसी के अनुसार ही उसे वर पक्ष को ढूंढने में आसानी रहेगी और इस दृष्टिकोण को विकसित करने में लड़के और लड़की दोनों को ही जिम्मेदारी उठानी होगी और दहेज के बिना शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार दहेज प्रथा की समस्या अगर समाप्त होगी तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो जघन्य समस्या है वो अपने आप ही समाप्त होने लगेगी, क्योंकि अधिकतर जो कन्या भ्रूण हत्या है वो दहेज प्रथा की समस्या को लेकर ही की जाती है। अतः जब दहेज प्रथा की समस्या का समाधान हो जाएगा तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या भी कम होने लगेगी। इसी प्रकार जो चौथा उपाय है वो है सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के कानूनों का जो क्रियान्वयन है उसको करने में तत्परता दिखानी चाहिए। अर्थात कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो पारित कर दिया है, लेकिन उसका सही ढंग से जो उपयोग है हमारे समाज में हो नहीं पाता है, जिसके कारण कि ये जो अपराध है कन्या भ्रूण हत्या जैसा ये बढ़ता चला जाता है। अतः जरूरी है कि अगर कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या आती है, अर्थात अगर कोई चिकित्सक बिना सहमति स्त्री की बिना सहमति के गर्भपात करता है तो उसके खिलाफ और अभिभावकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस समस्या को रोका जा सके। इसी प्रकार पांचवा जो हेडिंग है हमारी वो है समाज में की संकीर्ण सोच की व्यापकता में परिवर्तित करना चाहिए। अर्थात हमारे समाज की जो सोच है वो संकीर्ण है, इसको व्यापक बना देना चाहिए। अर्थात पुत्र पुत्री में जो भेदभाव है वो समाप्त कर देना चाहिए और पुत्री को देवी का रूप मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा जिसके सम्मान करना चाहिए जिससे कि इस लड़कियों के जन्म पर जो अभिभावक हैं वह मायूसी न लाएं और उसे पुत्र के समान ही उसका लालन पालन करें। इसी प्रकार नेक्स्ट है 6 नंबर कि समाज में धन के प्रति लालच को नियंत्रित करना चाहिए। यह लालच चिकित्सकों में भी पाया जाता है और वर पक्ष के लोगों में भी पाया जाता है। अतः इन दोनों के धन के लालच को हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, जिससे व्यक्ति धन को मात्र साधन के रूप में स्वीकार नहीं करे और धन के लिए कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध को बढ़ावा नहीं दे। अतः जरूरी है कि हमारे समाज के अंदर चिकित्सक और वर पक्ष के धन संबंधी जो लालच है उसको समाप्त करना चाहिए। इसके लिए उनमें धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए तथा स्वर्ग नरक की कल्पना दिखाकर उनमें भय पैदा करना चाहिए कि पुत्र पुत्री दोनों समान हैं, दोनों को ही जीने का अधिकार है। इस प्रकार लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण हत्या करना एक जघन्य अपराध है, तो शायद इस प्रथा पर रोक लग सकती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि समाज में भौतिकता के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए समाज में आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक तथ्यों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या को रोका जा सके। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा जो हेडिंग वो है समाज की रूढ़िवादी परंपराओं में परिवर्तित करना चाहिए। इसके लिए समय सेवी एवं समाज सुधारक संस्थाओं को भी इसमें योगदान देना चाहिए। समाज सुधारकों के प्रयास से इस समस्या पर काबू किया जा सकता है। तो समाज सुधारकों के द्वारा जो समाज के अंदर अभिभावक अपने बालक बालिकाओं में विभेद करते हैं, इस स्थिति को दूर कर सकते हैं और कन्या भ्रूण हत्या जैसे समस्या है उसको निपटाने में समय सेवी संस्थाएं और जो समाज सुधारक हैं अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। अतः समाज सुधारकों को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए और समाज में कन्या के महत्व को महत्ता प्रदान करनी चाहिए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट है समाज की सोच व्यापक बनाई जानी चाहिए एवं धार्मिकता एवं मानवीय मूल्यों का इसमें समावेश होना चाहिए, जिससे सर्वजन हिताय अर्थात सर्वजन सुखाय की भावना का जो विकास है हमारे समाज के अंदर हो पाएगा और समाज में पुत्र और पुत्री में समानता उत्पन्न होगी और जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या से निदान मिल पाएगा। तो इस प्रकार ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सामान्य उपाय थे। अब हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के कानूनी उपाय अर्थात सरकार द्वारा इसको रोकने हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और इस अपराध के लिए कानून द्वारा किस प्रकार अभिभावक या चिकित्सक को दंडित किया जा सकता है। तो अब आइए हम चलते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सरकारी उपाय। तो आइए हम चलते हैं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के कानूनी उपाय। तो सामान्य उपाय के साथ साथ कानून के द्वारा भी इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु अनेक प्रावधान या उपाय किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो धारा 312 से 18 के बीच यह एक गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है कन्या भ्रूण हत्या को। धारा 312 से 18 के अंदर यह एक गैर जमानती अपराध है, जिसमें कि माता पिता, डॉक्टर व इससे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। अर्थात अगर कोई डॉक्टर, अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या करने के प्रयास करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है या फिर उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 312 से 16 तक जो स्पष्ट किया गया है वो यह है कि 312 से 16 तक कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई दंडित प्रावधान किए गए हैं। धारा 312 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का जानबूझकर गर्भपात करता है या फिर करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या फिर उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो धारा 312 में यह
व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अगर जानबूझकर गर्भपात करता है या फिर करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। अतः इस प्रकार कानून के द्वारा भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु प्रयास जारी है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कानून का जो पालन है वो कठोरतापूर्वक करवाया जाए तथा इसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए महिलाओं में जागृति उत्पन्न की जाए ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सहायता मिल सके। इसी प्रकार धारा 313 में स्पष्ट किया गया है कि स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाने पर 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है तथा इसके अंतर्गत जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार धारा 313 में स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाने पर 10 वर्ष की सजा व जुर्माने का जो प्रावधान है इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने का प्रयास जो है इस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार धारा 315 में शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या फिर जन्म के पश्चात उसकी हत्या करना भी एक अपराध है। इसके लिए 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना किया जा सकता है। अतः यह एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है अपराधी को। इसी प्रकार राज्य सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जिसे कि लिंग चयन पर रोक अर्थात लिंग चयन पर रोक 1994 लागू किया गया है। राज्य सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अर्थात लिंग चयन पर रोक जो कि 1994 में लागू किया गया है तथा इसमें 2002 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सरकार ने इस कानून के द्वारा इस समस्या को निपटने का प्रयास कर रही है। वहीं समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा भी इसका आज व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को समाज में रोका जा सके तथा लिंगानुपात पर नियंत्रण हो सके। तो इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सामान्य और कानूनी उपाय स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है आज हमारा समाप्त होता है। अतः आपसे यही आशा रखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयास सभी लोगों को करने चाहिए। इसके लिए बेटे और बेटी को एक समान समझना चाहिए क्योंकि सुख दुख में जहाँ बेटी काम आती है वहीं बेटा छोड़कर चला जाता है अपने माता पिता को। यही कारण है कि आज अनेक वृद्धाश्रम खुले हुए हैं जहाँ पर माता पिता असहाय की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर समाज में पुत्र का होना ही जरूरी है और पुत्र ही मोक्ष का साधन है तो फिर वो माता पिता की रहते हुए उनकी कदर क्यों नहीं करता। जब भी माता पिता पर कोई आपत्ति या संकट आता है तो बेटियां ही सुख दुख की भागीदार बनती हैं और माता पिता की परवाह करती हैं और उनकी हर सुख सुविधा को ध्यान में रखती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अभिभावक जितना महत्व अपने पुत्र को देते हैं उतना ही महत्व उन्हें अपनी पुत्री को भी देना चाहिए क्योंकि दोनों को ही जीवन जीने का अधिकार है
अतः बेटी को भी जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। बेटी भी माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। तो ज़रूरी है कि बेटे बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, दोनों के साथ समानता का व्यवहार हो तथा बेटी को भी बेटे के समान आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। तो परिवार में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी तथा परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।